नदी तट प्रतिरोधक रिपेरियन बफर नदी के आसपास का वो क्षेत्र होता है जो वनस्पति से घिरा हुआ होता है। ये प्रतिरोधक बफर आसपास की गतिविधियों से नदी के पानी के प्रवाह को बचाता है। तो चलिए इस बारे में थोड़ा सोचते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ ये नदी है और ये नदी तट प्रतिरोधक नदी के आसपास का वो क्षेत्र है जो वनस्पति से घिरा हुआ है। तो नदी के इस ओर ये हमारा नदी तट प्रतिरोधक है और यहाँ नदी के दूसरी ओर भी एक नदी तट प्रतिरोधक है। मान लीजिए इस नदी तट प्रतिरोधक के आसपास एक खेत है और ये प्रतिरोधक खेत के किनारे से S फीट की दूरी से शुरू होता है और फिर खेत के किनारे से B फीट की दूरी पर खत्म होता है। तो इस नदी तट प्रतिरोधक की चौड़ाई कितनी है? तो यहां ये हमारा खेत फार्म है और ये हमारी फसलें क्रॉप्स हैं। हम इसे इस तरह बना लेते हैं और यहां हमें बताया गया है कि प्रतिरोधक खेत के किनारे से S फीट की दूरी से शुरू होता है। तो मान लीजिए यहां ये हमारे खेत का किनारा है और ये हमारे खेत के किनारे से S फीट से शुरू होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम नदी तट प्रतिरोधक के किस पक्ष मतलब साइड को शुरुआत में ध्यान दे रहे हैं। चलिए इस पक्ष से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि ये दूरी S फीट है और ये खेत के किनारे से B फीट की दूरी पर खत्म होता है। तो यहां से नदी तट प्रतिरोधक के दूसरे पक्ष तक की दूरी B फीट है। तो प्रश्न ये है कि नदी तट प्रतिरोधक की चौड़ाई कितनी है? तो जिस तरह से हमने माना था कि ये नदी तट प्रतिरोधक कहां से शुरू होता है और कहां अंत है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये B घटा S होगा, जो यहां इस दूरी के बराबर होगी। तो ये B घटा S है, लेकिन यहां हमने केवल इसे प्रतिरोधक की शुरुआत और इसे अंत माना है। हम इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधक यहां इस पक्ष से भी शुरू हो सकता है और ये हमारा S है। हम कह सकते हैं कि ये इस पक्ष पर खत्म होगा और ये B है। वास्तव में हम नहीं जानते कि प्रतिरोधक का शुरुआत और अंत क्या है। तो यहां इसको देखकर हम कह सकते हैं कि नदी तट के प्रतिरोधक की चौड़ाई S घटा B होगी। लेकिन एक तरह से हम निश्चित कर सकते हैं कि दोनों तरीकों से हमें धनात्मक उत्तर ही मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी दूरी धनात्मक हो। हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये S घटा B है या B घटा S है। इसलिए चलिए इसका निरपेक्ष मान मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ इस परिस्थिति में B घटा S का निरपेक्ष मान से हमें S घटा B के निरपेक्ष मान के समान उत्तर मिलेगा। तो यहाँ इसकी परवाह किए बिना कि इनमें से कौन सा बड़ा है, हमें दोनों मानों का निरपेक्ष अंतर निकालना है। चलिए इसे स्पष्ट कर लेते हैं कि B घटा S का निरपेक्ष मान S घटा B के निरपेक्ष मान के बराबर है। इसके लिए हम यहाँ इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। अब एक और प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न ये है कि PhD की डिग्री के साथ सचिन एक अतिथि प्राध्यापक विजिटिंग प्रोफेसर हैं। वर्ष 1999 में सचिन नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में बैठकर रोटी खा रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी टोपी भूल गया है। तो वो अपनी टोपी को प्राप्त करने के लिए T वर्षों की यात्रा करता है, जहां T ऋणात्मक मतलब नेगेटिव है, जो समय में पीछे जाने की स्थिति को दर्शाता है। तो देखते हैं कि 1999 जमा T का योग क्या होगा। हमें यहां पता है कि T एक ऋणात्मक संख्या है और वो समय में पीछे जा रहा है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। यहां हमारा पहला विकल्प 1999 जमा T का निरपेक्ष मान 1999 से ज्यादा है। तो यह गलत है, लेकिन यह सही होता अगर T एक धनात्मक संख्या होती। तो यहां ये T का निरपेक्ष मान 1999 से ज्यादा तब होगा जब T धनात्मक होगा। अब हमारा दूसरा विकल्प 1999 जमा T का निरपेक्ष मान 1999 से कम है। यहां यह सही है, चूंकि हम जानते हैं कि T ऋणात्मक है। तो मान लीजिए T बराबर ऋणात्मक 3 है, तो 1999 जमा T बराबर 1996 होगा, जो 1999 से 3 साल कम है। चलिए इसे यहां लिख लेते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1996 1999 से ऋणात्मक 3 के निरपेक्ष मान जितना कम है। चलिए इसे भी लिख लेते हैं। तो यह सही है कि 1999 जमा T 1999 से T के निरपेक्ष मान या निरपेक्ष परिमाण एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जितना कम होगा। तो ये हमारा सही उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न को हल करते हैं। मान लेते हैं कि हम बर्मा मतलब ऑगर का प्रयोग करके बाड़ बनाने के लिए एक गड्ढा बना रहे हैं। गड्ढे का तल जमीन के सापेक्ष ऋणात्मक 2.3 फीट की दूरी पर है। तो ये जमीन का तल है और यहां पर एक गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे का तल जमीन के सापेक्ष ऋणात्मक 2.3 फीट की दूरी पर है। तो यहां ये जमीन से 2.3 फीट नीचे की दूरी को दर्शाता है।
और ये भी दिया है कि बाढ़ की लंबाई 4.7 फीट है। तो हमें पता करना है कि जब बाढ़ जमीन के ऊपर खड़ा है तो उसकी ऊंचाई खोदे हुए गड्ढे के अंदर होने से कितनी ज्यादा होगी। चलिए यहां बाढ़ बनाते हैं। जब बाढ़ जमीन के ऊपर खड़ा है तो ये कुछ इस तरह दिखेगा और ये 4.7 फीट ऊंचा है, जो यहां इस दूरी के बराबर है। चलिए इसे स्पष्ट कर लेते हैं। यहां ये ऋणात्मक 2.3 है और ये 4.7 है, जो इसके जमीन पर होने के बाद की लंबाई है। अब पता करते हैं कि जब बाढ़ जमीन के ऊपर खड़ा है तो उसकी ऊंचाई खोदे हुए गड्ढे के अंदर होने से कितनी ज्यादा होगी। जब हम बाढ़ को खोदे हुए गड्ढे के अंदर डालते हैं तो ये 2.3 फीट नीचे जाएगा। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। हम ये ऊंचाई पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा गया कि ये ऊंचाई क्या होगी। हमें यहाँ केवल ये बताना है कि जब हम इसे खोदे हुए गड्ढे के अंदर डालते हैं तो ये कितना नीचे जाएगा। तो स्पष्ट रूप से यहाँ ये दूरी 2.3 फीट होगी। इसलिए जब हम इसे गड्ढे में डालेंगे तो ये 2.3 फीट नीचे जाएगा। तो जब बाढ़ जमीन के ऊपर खड़ा है तो उसकी ऊंचाई खोदे हुए गड्ढे के अंदर होने से कितनी ज्यादा होगी। हम कह सकते हैं कि जब ये जमीन के ऊपर है तब ये 2.3 फीट ज्यादा होगी।